गुप्त वंश अपने आप में थर्ड सेंचुरी में एक बहुत ही खास अपने आप में साम्राज्य स्थापित कहलाने वाला है या होने वाला है। कब क्या स्थापना हुई, भारत का कौन सा हिस्सा उनके अंडर में आया, कितने बड़े एरिया पर उन्होंने शासन किया, ये सब बातें महत्वपूर्ण है। गुप्तों के पूर्व में स्थिति क्या रही, यानी उनके पूर्व पहले क्या स्थिति रही और कैसे क्या वह बना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय होता है। बहुत सीधी सीधी सी बात है। गुप्तों के पहले यानी गुप्त वंश की स्थापना अगर मोटे तौर पर हम माने कि थर्ड सेंचुरी में, ठीक। गुप्त वंश का एक बहुत ही फेमस शासक करके कहलाता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक। उनके द्वारा गुप्त संवत चालू किया गया 319 एडी या 320 समथिंग में, यानी इसके ठीक पहले गुप्त आए थे। तो तीसरी शताब्दी अपन मोटे तौर पर कह सकते हैं गुप्त वंश की स्थापना। जबकि इनके पहले आखिरी जो बड़ा साम्राज्य अपन देखेंगे या तो कुषाणों का मिलेगा या उससे ही बड़ा साम्राज्य अपन देखना चाहें तो मौर्यों का मिलेगा। सीधी सी बात है कि गुप्तों के पहले स्थिति गड़बड़ा गई थी, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था, जो कि अभी इन क्षेत्रीय राज्यों को हटा करके या पराजित करके एक साम्राज्य बनेगा, भारत का एकीकरण होगा। यह एकीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है कि यूनिफिकेशन किया किन्होंने, गुप्तों ने। किसका? उत्तर भारत का विशेषकर। कैसे क्या हुआ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट अपने आप में करके कहलाता है। गुप्त वंश में अनेक शासक आने वाले, हम प्रमुख शासकों बस को पढ़ने वाले हैं। यदि उनके शासकों को आप ध्यान रखना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा कोड है, दैट इज श्री, घट, चंद्र, सरच, करें, स्कंद। ये बिल्कुल नहीं भूलना, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमुख गुप्त शासक है बिगिनिंग टू, इसके बाद में भी कई गुप्त शासक आते हैं लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। क्या मतलब है इस चीज का? श्री से सबसे पहला बंदा जो कहला जाने वाला है वो संस्थापक, दैट इज श्रीगुप्त, सबसे पहला शासक। घट से दूसरा शासक कहलाता है घटोत्कच। चंद्र से तीसरा शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्लियर? सा से कहलाने वाला है समुद्रगुप्त, सबसे महानतम शासकों में से। रा से आता है बीच में रामगुप्त। चा से आने वाला है चंद्रगुप्त सेकेंड, सबसे महान शासक गुप्त। करें से होने वाला है कुमारगुप्त, और स्कंद से सिंपल सा नाम है कि हाँ स्कंदगुप्त होने वाले हैं। तो ये शासक हैं गुप्त वंश के, जिनके बारे में प्रमुख तौर पर अपन को पढ़ना है साहब जी। दैट इज संस्थापक। कोडिंग क्या ध्यान रखना, श्री घटचंद्र, सरच करें, स्कंद, महानतम गुप्त शासक जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो संस्थापक किसको कहा जाता है? श्री गुप्त को करके कहा जाता है। प्रमुख विषय ये आता है कि सीधा सा पॉइंट ध्यान रखना, शुरुआत में जब श्रीगुप्त ने नींव रखी तो छोटा सा एरिया था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और अगले शासक आए, उन्होंने साम्राज्य का विस्तार करते चले जाएंगे। कभी भी स्पायरल शेप ध्यान रखना, शुरुआत छोटे से होगी, वो फैलता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। गुप्तों के उदय के पूर्व भारत के क्षेत्रीय वंश कौन कौन से थे जिनसे अभी संघर्ष होने वाला है? कुछ नाम हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ इनमें से राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र भी थे, रिपब्लिक्स भी थे। सबसे पहला नाम बताना चाहेंगे आपको, नागवंश। कौन होंगे? नागवंश। नागवंश कई क्षेत्रों में था, ग्वालियर वाला क्षेत्र था वहां पर भी नागवंश का था। अहिछत्र यूपी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी नागवंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो नागवंश हुआ करता था, मथुरा इत्यादि उसके आसपास का क्षेत्र उनके अंडर में आता था। ग्वालियर का पद्मावती उनकी राजधानी करके कहलाता था, इस बात को ध्यान रख लेना। ग्वालियर जिसकी राजधानी पद्मावती थी, वहां के ये जो नागवंश के थे, ये अपने आप को भारशिव भी कहते थे। कई नाम आपको वहां पर मिलने वाले हैं। क्या कहते थे? नाग लोग अपने आप को भारशिव भी कहते थे, कंधों पर शिवलिंग इत्यादि वगैरह वो धारण वारण करते थे। तो ये सब चीजें हैं, इनके बारे में कई जगह से जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल प्रयाग प्रशस्ति, ये वही सोर्स लगभग होने वाले जिनसे जानकारी हमको गुप्त वंश की मिलने वाली है। इन पर कहीं पर से भी घुमा करके क्वेश्चन आ सकता है, कभी फैक्चुअल वे में, कभी कॉन्सेप्चुअल वे में, कभी 3 मार्क्स में, कभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पर क्वेश्चन आपको आ सकता है। बहुत ही फेमस शासक था वहां का, दैट इज नागसेन। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है, बहुत ही फेमस बुक, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, ठीक। तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है।
समुद्रगुप्त के समकालीन बाय हरिशेन जी, उनके द्वारा। तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रकाश इससे पड़ता है। कई लोगों के नाम उसमें दिए हुए हैं, दो चार नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति रिटर्न बाय, ठीक। नेक्स्ट, नागवंश, क्या नाम दिया हुआ आपको, ध्यान रखना। अभी समुद्रगुप्त आएगा, अनेक युद्ध करेगा, विजय करेगा भारत का, नेपोलियन अपन उसको बोलने वाले हैं। जिन जिन शासकों को वो पराजित करेगा उनके बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाता है, तो अपन आ रहे हैं उस पर भी। अगला ध्यान रखना है, एक था मौखरी वंश, गुप्तों के पूर्व क्या था, एक था मौखरी वंश। बड़वा का मौखरी वंश कहलाता है। कहां का, बड़वा का मौखरी वंश, ये ध्यान रखना। बड़वा का मौखरी वंश कहां, पद्मावती यानी ग्वालियर के पास में ही। पश्चिम की ओर चलेंगे, कोटा राजस्थान वाला क्षेत्र कहलाता है, वहां पर हुआ करते थे। इनके कई पुत्रों ने वहां पर शासन वासन किया, तो क्षेत्रीय राज्य था, एक छोटा राज्य था। इसी प्रकार से अपन देखेंगे वाकाटक राजवंश, गुप्तों के पहले ही अस्तित्व में आ चुका था वाकाटक राजवंश। बहुत ही फेमस इनके संस्थापक कहलाते हैं विंध्य शक्ति। वाकाटक, विंध्य शक्ति पूछते हैं, वाकाटक वंश संस्थापक इत्यादि वगैरह। तो वहां से वाकाटक ध्यान रखना है, वहां से विंध्य शक्ति। प्राय क्वेश्चन यही होता है कि किसने क्या स्थापना स्थापना वगैरह करके की। इनका सबसे फेमस शासक था प्रवरसेन। इनके काल में, प्रवरसेन के काल में वाकाटकों की शक्ति जबरदस्त बढ़ने वाली है। प्राय इनका जो क्षेत्र होने वाला है वो ये होगा। तो वाकाटक महाराष्ट्र और एमपी का बाउंड्री लाइन जो है, वहां वाला क्षेत्र कहलाने वाला, जहां पर इनका शासन होगा। साउथ में हम देखेंगे पल्लव वंश आ चुका है। तो दक्षिण भारत में यहाँ वाले एरिया में पल्लव हुआ करते थे। इनको कहा जाएगा कांची का पल्लव वंश, कांची का पल्लव वंश। समुद्रगुप्त ने जब दक्षिणापथ की विजय की, अनेक शासकों को पराजित किया, ठीक। इसकी जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति तथा अन्य जगहों से ही मिलती है। उसमें क्वेश्चन यही होता है कि उस समय कांची का पल्लव वंश का शासक कौन था। दैट इज विष्णु गोप। क्या नाम था, विष्णु गोप। अभी पढ़ेंगे अपन समुद्रगुप्त की विजय वगैरह अपन देखेंगे। ये था, और भी थे, आभीर वंश था इसी समय। ईश्वर सेन इसके संस्थापक कहलाते हैं, पूछ लेते हैं। कलचुरी चेरी संवत बहुत ही फेमस कहलाता है इनका, 248-49 समथिंग के आसपास ये माने जा रहे हैं, ठीक। तो ईश्वर सेन आपसे पूछ लेगा कौन सा वंश, आभीर वंश, ध्यान रखना। ऐसे इक्ष्वाकु वंश, ये भी उस जमाने में था, ठीक। आंध्रभट्ट इत्यादि वगैरह इनको करके कहा गया हुआ है। कौन थे संस्थापक, श्री शांति मूल करके नाम मिलेगा आपको, नोट डाउन आप उसको कर सकते हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता, संस्थापक कौन। कई बार अपन घूम जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक। कुछ गणतंत्र राज्य भी थे, मैंने कहा तो राजतंत्र है ये, तो इसके साथ साथ कुछ गणतंत्र भी थे। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में हुआ करते थे वो गणतंत्र, कुछ जनजाति क्षेत्रों में भी हुआ करते थे, पंजाब में भी थे, कुछ राजस्थान इत्यादि वगैरह में भी थे। तो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस कहलाता है, उसको कहा जाता है मालव, यानी ये वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मालव क्षेत्र था, मालव गणराज्य करके कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था और उससे युद्ध इत्यादि में पराजित होने के पश्चात वो लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो गए थे। तो मालव का है। पढ़ने की अष्टाध्यायी में भी इनका उल्लेख मिलता है। उन्होंने इनको अर्जुनायन करके कहा है, आयुध जीवी करके कहा, तो ऐसे बहुत सारे नाम है। अर्थात ये युद्ध के बल पर अपनी जीविका चलाते थे, आयुध जीवी, जिनका कार्य ही ये था शस्त्र शिक्षा प्राप्त करना इत्यादि वगैरह था। पॉइंट्स वगैरह इनके मिले हुए हैं, थोड़ी सा देख लेंगे। मध्य प्रदेश, ठीक। वहीं पर और भी बगल में कुछ क्षेत्र हैं, उनके समकालीन मिलते हैं, विशेषकर मंदसौर। मंदसौर ये उनकी राजधानी माना जाता रहा। मंदसौर, उज्जैन भी उनके प्रभाव क्षेत्र इत्यादि वगैरह में आ रहा था। तो काफी पहले से ही यहाँ पर ये रह रहे थे। कौन, मालवगण। कब की बात है, सिकंदर के पश्चात वो यहाँ आकर शिफ्ट हो गए थे। इस पॉइंट को थोड़ी सा ध्यान रख लेना। कहा जाता है कि मालव संवत का वे प्रयोग कर रहे थे वहां पर, ठीक। मालवा संवत इत्यादि ऐसे नाम हमको मिलते हैं। मालव संवत को ही 57 बीसी, विक्रम संवत और कृत संवत नामों से भी जाना जाता है। इन पर बार बार फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह वनडे एग्जाम्स में आते रहे
तैयार रहिएगा। इसी प्रकार से एक और हुआ करता था, मालवों के बगल में अर्जुनायन, इसलिए उनको दोनों को मिलाकर के मालव और अर्जुनायन करके बोल देते हैं। मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र था, आगरा जयपुर वाला जो क्षेत्र है उसको कह सकते हैं तो अर्जुनायन। तो मालव अलग थे, अर्जुनायन अलग थे, दोनों को जब बोले जाते तो मालव अर्जुनायन ऐसे करके बोले जाते, दोनों ही क्या थे, गणराज्य थे। अर्थात यहाँ पर राजतंत्र नहीं था, यहाँ पर क्या नहीं था, राजतंत्र नहीं था, बल्कि यहाँ का जो शासन प्रमुख होता था वो लोग खुद चुनते थे। गणतंत्र की परंपरा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट अपने आप में कहलाता है। इसी प्रकार से एक और होते थे योधेय, ठीक, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहां पर बहुत ही वीर, बहुत ही स्वाभिमानी करके माने जाते हैं। सहारनपुर से लेकर के हम देखेंगे अनेक क्षेत्रों तक में, राजस्थान से पूरा एरिया, वहां पर उनके क्वाइंस वगैरह मिले हुए हैं। ऐसे हुआ करते थे कुड़िंद, यमुना और सतलज नदी के बीच में, ये भी गणराज्य थे। नेक्स्ट शिवी, झेलम और चिनाब के बीच में ये गणराज्य थे, इनके भी सिक्के मिले हुए हैं। बाद में ये शिफ्ट हो जाने वाले कहा, चित्तौड़। चित्तौड़ को उस जमाने में माध्यमिका करके कहा जाता था, ऐसे ध्यान रखना। लिच्छवी, गुप्तों के ठीक पहले लिच्छवी गणराज्य भी हुआ करता था, बहुत ही पुराना गणराज्य है, महात्मा बुद्ध उस जमाने से आप पढ़ रहे हैं। गुप्तों के ठीक पहले उन्होंने पुनः शक्ति अर्जित कर ली थी। दो दो तीन तीन लिच्छवी हमको मिलते हैं, एक मिलता उत्तरी बिहार वाला, एक नेपाल वाला हमको प्राप्त होता है, देखेंगे। लिच्छवी ना केवल पावरफुल हो गए थे बल्कि उनकी प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हो रही थी, संसाधनों में वृद्धि हो रही थी। यही वजह कि गुप्तों के साथ उनके वैवाहिक संबंध होंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह होने वाला है लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी के साथ में, जिनके पुत्र का नाम अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त। यही वजह है कि वो अपने सिक्कों पर लिखवाएंगे साहब लिच्छवी दौहित्र करके बोलेंगे वो अपने आप को, तो ये थोड़ी सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट वन, इसी प्रकार से आभीर भी एक गणराज्य हुआ करता था, महाराष्ट्र में हुआ करता था आभीर। पेरिप्लस ऑफ द एरिसेंसी जिसके लेखक अज्ञात हैं, उसमें इनका नाम अबिरिया करके बताया गया है, अबिरिया। विदिशा, झांसी इत्यादि का जो क्षेत्र है आसपास का, वहां पर अहिरबार करके एक नाम है, अहिरबार, बताया जाता है कि वहां पर ये शिफ्ट हो गए थे। तो ये क्षेत्रीय राज्य हैं, राजतंत्र वाले भी हैं, गणतंत्र वाले भी हैं। प्रार्जुन गणराज्य, प्रार्जुन, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर वाला क्षेत्र है वहां पर प्रार्जुन गणराज्य हुआ करता था। एक और था सनकानीक, सनकानीक, विदिशा जैसे उस जमाने में भिलसा कह रहे थे, उसके पास में हुआ करता था सनकानीक। चंद्रगुप्त सेकंड के विक्रमादित्य जो अभिलेख है उसमें भी इस बात की जानकारी मिलती है इनके बारे में। एक था काक गणराज्य, काक, काक गणराज्य, सांची, विदिशा मध्य प्रदेश, वहां पर काक नाम से एक गणराज्य हुआ करता था, इसकी जानकारी हमको मिलती है। यही वजह है कि उस जगह को पहले से हालांकि काकनाद बोध करके कहा जाता था, परंतु इस समय यह नाम काफी चर्चा में आ जाता है, प्राचीन नाम। यही वजह कि सांची को काकनाद बोध जो कहा जा रहा था उसी नाम से गणराज्य मिलता है, दैट इज काक। तो ये छोटे छोटे से गणराज्य थे। अब गुप्तों का उदय होने वाला है, तो इसका मतलब है इन सब को मिलाना पड़ेगा साहब जी, क्लियर। एक गणराज्य और हुआ करता था मध्य प्रदेश के दमोह में, खरपणिक गणराज्य, मध्य प्रदेश के दमोह में खरपणिक गणराज्य। इससे यह पता चलता है कि क्षेत्रीय राज्यों के विहार में बटा हुआ था, सब अलग अलग शासन देख रहे थे। अब गुप्तों का जब उदय होगा, गुप्त शासक शुरुआत करेंगे छोटे एरिया से और समुद्रगुप्त सबको मिला करके, अधीन ला करके यूनिफिकेशन करेगा, अनेक युद्ध लड़ेगा। यही वजह है कि युद्धों का विजेता इत्यादि वगैरह कारण उसको भारत का नेपोलियन तक कहा जाएगा। तो गुप्त शासक आ चुके हैं, उदय, शुरुआत, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके अपन देखेंगे। पावरफुल होने की शुरुआत हमको देखने को मिलती है चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से। चंद्रगुप्त फर्स्ट
इन्होंने अनेक वैवाहिक संबंधों के द्वारा और कुछ युद्धों के द्वारा अपनी शक्ति को काफी मजबूत किया था। ठीक, इनमें सबसे खास इनका जो विवाह जिस पर बार बार पूछा जाता है वो था लिच्छवी कुल के साथ में वैवाहिक संबंध का होना। क्लियर? यही वजह है कि उनका बेटा अपने आप को कहेगा लिच्छवी दौहित्र का बेटा हूं मैं, का पुत्र हूं मैं, अर्थात समुद्रगुप्त। गुप्तों के बारे में हमें सोर्सेस कौन कौन से हैं हिस्ट्री के, यानी इतिहास में किन जगह से हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो अपन कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। किसकी? गुप्तों की। दो प्रकार के हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं, एक कहलाते हैं आपके पुरातात्विक, जबकि दूसरे कहलाने वाले हैं साहित्यिक। ठीक, पुरातात्विक में सिक्के आएंगे, अभिलेख आने वाले हैं, साहित्यिक में उस जमाने में लिखे गए ग्रंथ होंगे, धार्मिक ग्रंथ होंगे, धर्म निरपेक्ष ग्रंथ होंगे, नाटक होने वाले हैं। ये सब चीजें अपन देख लेने वाले हैं। कुछ विदेशी यात्री भी आएंगे। गुप्त काल में एक बहुत ही फेमस विदेशी यात्री आता है, चाइना वाला फायान। तो उसकी जानकारी हमको मिलती है, उसने लिखा। अभिलेखों की बात करें हम, सबसे खास जो अभिलेख है, सबसे पहला कहलाता है समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमको मिला है प्रयाग में। यही वजह है कि प्रयाग स्तंभ लेख भी इसको कहते हैं। उनकी प्रशंसा में लिखा गया है समुद्रगुप्त की, इसलिए प्रयाग की प्रशस्ति भी कहते हैं। मुख्यतः ये मौर्य सम्राट अशोक का भी लेख है। उसके निचले हिस्से में हमको ये जानकारी मिलती है कि यह लिखा गया है। इसके रचनाकार का नाम भी वहां पर हमको प्राप्त होता है। ठीक, और समुद्रगुप्त की प्रशंसा, युद्ध, विजय इत्यादि वगैरह, किन किन को पराजित किया, कैसे क्या कार्य किया, इन सारी चीजों की जानकारी हमको मिलती है साहब। क्लियर? दूसरा फेमस अभिलेख कहलाता है चंद्रगुप्त सेकंड का उदयगिरी अभिलेख। पूछ लिया जाता है तो 20 अभिलेख, आप 2 4 5 याद रख लो, उतना ही बहुत है। तीसरा महत्वपूर्ण अभिलेख कहलाएगा स्कंदगुप्त का भितरी स्तंभ लेख। सबसे ज्यादा स्कंदगुप्त के अभिलेख मिले हैं, परंतु आप ये वाला ध्यान रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख में ये जानकारी मिलती है कि भीतर तक घुस आए थे। कौन? हूण शासक, हूण आक्रमणकारी भारत में भीतर तक घुस आए थे। उनका अटैक हुआ था, तो हूणों के अटैक की जानकारी हमको यहां पर मिलती है। स्कंदगुप्त के काल का एक और अभिलेख कहलाने वाला है जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार सुदर्शन झील, वहां पर प्राप्त होने वाला जूनागढ़ अभिलेख, ये ध्यान रखना। बहुत सारे कॉइन्स वगैरह मिले हैं, सोने के, चांदी के, तांबे इत्यादि वगैरह के। गुप्तों का जो सबसे फेमस सोने का सिक्का था, जिसको अपन पुरातात्विक सोर्सेज में गिनते हैं, उसको दीनार करके कहा जाता था। नाम ऐसा लगेगा अरबी फारसी इत्यादि वगैरह होगा, परंतु गुप्तों की जो राजकीय मुद्रा थी, क्वाइंस था गोल्ड वाला, उसको क्या कहा जाता? दीनार। जबकि चांदी वाले को रूप्यक इत्यादि वगैरह नाम से जाना जाता था। सबसे ज्यादा जो फेमस सिक्के कहलाने वाले हैं वो कहलाते हैं समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक, कौन से? एडीजीपी वीवी। क्या नाम है? एडीजीपी वीवी। 6 सिक्के गोल्ड वाले उसके, ये महत्वपूर्ण होते हैं। चांदी वाले भी मिले हैं, तांबे वाले भी मिले, परंतु वो उतने इंफॉर्मेटिव नहीं है जितने कंपैरेटिवली गोल्ड कॉइन्स हैं। तो उसके 6 सोने के सिक्के मिलते हैं, यानी 6 टाइप के मिलते हैं। यानी उसने 6 बार कम से कम गोल्ड के कॉइन्स जारी किए थे। इस टाइप के शायद पहला टाइप, दूसरा टाइप, तो पहले टाइप के भी बोले 1000 जारी कर दो,
दूसरे टाइप के 2000 जारी कर दो, तीसरे टाइप के बोले 5000 जारी कर दो, चौथे टाइप के 10,000, तो ऐसे ही करके बता रहे हैं। तो 6 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों से समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानकारी मिलती है। सिंपल वे में ध्यान रखना, एडीजीपी वीवी। क्लियर? ए फॉर हो जाने वाला अश्वमेध प्रकार के सिक्के, डी फॉर धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। अश्वमेध का मतलब है कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह किया उन्होंने, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वगैरह बना हुआ, यूप वगैरह बना हुआ है, पीछे राजा की आकृति है, वैष्णव संप्रदाय को मानते थे तो देवी इत्यादि की भी आकृति है, नीचे लिखा हुआ अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध प्रकार के सिक्के। डी फॉर धनुर्धारी, यानी राजा जी हाथ में क्या लिए हुए हैं? धनुष लिए हुए हैं, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के। एडी। जी फॉर गरुड़, यानी सिक्कों पर क्या बना हुआ है? गरुड़ बना हुआ है, विष्णु जी का वाहन, प्रतीक चिन्ह। इससे पता चलता है कि राजा की आस्था, वैष्णव धर्म इत्यादि वगैरह। गरुड़। दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने जो युद्ध करे उसमें नागों को, जो कि सबसे पावरफुल कॉम्पिटिटर थे, उनको पराजित किया। नाग का शत्रु विजेता कौन होता? गरुड़। तो यह भी पता चलता है। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के। पी फॉर होने वाला परशु प्रकार के सिक्के, जो कि युद्ध इत्यादि विजय को दर्शा रहा है। बोले जैसे परशुराम जी ने फरसा फेंका, वहां तक की जमीन अपनी, सेम बात वो है, परशु प्रकार के। नेक्स्ट वाला जाने वाले हैं वासे वीणा वादन। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था उसकी वीणा में रुचि थी। कविराज तक उनका एक नाम मिलता है। इसका मतलब है कि जितना वो युद्ध काल में सक्रिय रहता था, शांति काल में भी वह उतना ही महान व्यक्तित्व का था साहब जी। तो कविराज उपाधि हमकी उसके कई सोर्सेज वगैरह पर मिलती है। एक और वी है, वी से व्याघ्रानंद, यानी व्याघ्र का शिकार करते हुए समुद्रगुप्त का चित्र है। पीछे मकरवाहिनी, गंगा इत्यादि वाली, नीचे नाम लिखा हुआ, राजा की आकृति बनी है, राजा समुद्र गुप्त करके लिखा हुआ है। तो शुरुआत तो होने वाली है चंद्रगुप्त फर्स्ट से, लेकिन व्यापक प्रसार होने वाला समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जाना जाता अपने युद्धों के लिए, अनेक युद्ध उसने लड़े, एग्जैक्टली ज्ञात नहीं है कि कितने, परंतु उसकी विजयों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है और इन विजयों युद्धों में उसने विजय प्राप्त की। यही वजह है कि उसको विंस्टाइन स्मिथ जी ने, वी ए स्मिथ जिनको अपन बोलते हैं, अपनी पुस्तक जो कि उन्होंने 1904 में लिखी थी, 1904 में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। स्वाभाविक सी बात है, इतने युद्ध लड़े, उन्होंने जीत भी हासिल करी। सिक्कों के माध्यम से भी ये प्रमाणित होता है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के का मतलब ही ये है कि अश्वमेध यज्ञ किया, किसी राजा को ऐतराज हो, आप बोल सकते हैं। यदि किसी राजा को ऐतराज है तो युद्ध होगा, फिर युद्ध होगा तो या तो समुद्रगुप्त जीतेगा या कोई अन्य राजा। अगर कोई अन्य जीता होता तो उसने अपना उल्लेख किया होता, कहीं नहीं मिलता हमको। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया था, जिन्होंने किया भी तो समुद्रगुप्त ने उनको युद्धों में पराजित कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो बातें अभी प्रयाग प्रशस्ति इत्यादि में मिलने वाली हैं, उन चीजों की जानकारी डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में हमको उसके क्वाइंस या पुरातात्विक अभिलेख इत्यादि से ही मिलती है। उसका एरण अभिलेख बहुत ही फेमस कहलाता है समुद्रगुप्त का। एरण जो कि सागर, मध्य प्रदेश, बीना नदी के किनारे है। एरण उसका भोगनगर कहा गया है, उसको भोगनगर कहा उसने। अर्थात जब कभी घूमने घामने इत्यादि वगैरह जाना हो, पर्यटन के उद्देश्य से जाना हो, तो वह कहाँ जाता था समुद्रगुप्त? सागर के पास में भोगनगर, अर्थात आज का एरण। गुप्त काल में बहुत ही फेमस शहर था, एरण कहा जाता था उसको। बाद में अपन देखेंगे भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलने वाला, 510 एडी वाला, जो कि भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। तो इस पर भी क्वेश्चन होता है कि भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य
ऐसा नहीं है कि इसके पहले सती प्रथा नहीं होती रही होगी, डेफिनेटली होती थी, परंतु उसको अंकित किया गया किसी अभिलेख में पहली बार, तो वह भी कब, 510 एडी में। गुप्त वंश का एक कमजोर शासक आएगा, बाद में अपन पढ़ेंगे, भानुगुप्त, उनके काल में उस बात को अंकित किया गया। भारत में सती प्रथा होती थी, इस बात की सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमको कब मिलती है? सती प्रथा के बारे में पहली इंफॉर्मेटिव, कॉन्सेप्चुअल वे में, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे, कब? तो ध्यान रखना, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, तो अनेक सोर्सेस से, यूनानी हो, आदि हो, उनसे हमको जानकारी मिलती है कि कोई अग्गल सोई जनजाति थी। कौन सी? अग्गल सोई जनजाति। ठीक। तो युद्ध लड़ा उन्होंने, और उनकी महिलाएं जब वो युद्ध में पराजित हो गए तो उन्होंने आग में भी जल गई थी। इसका मतलब है कि इस टाइप की कोई प्रथा हुआ करती थी साहब जी। क्लियर? तो वे सती हो जाती थी। हालांकि इसको सती कहें कि जौहर कहें, थोड़ी सा विषय हो सकता है विवाद का, परंतु वो विषय फिर इतिहासकारों का, इसलिए क्योंकि इतिहासकार 50 हैं। आप लोग क्लियर कर लें, आप जो मान बोल देंगे हम वो मान जाएंगे, अपन को क्योंकि पढ़ना है। आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। दोनों में अलग अलग बातें हैं, दोनों में अंतर होता है। तो ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो समुद्रगुप्त अभी करने वाला है युद्ध इत्यादि वगैरह, उसके कई युद्ध हैं, उसको कितनी कैटेगरी में अपन बांटेंगे? 5 कैटेगरी में बांटेंगे। भारत के मैप के संदर्भ में हम देखें तो जब वो युद्ध करेगा तो शुरुआत उत्तर से ही करेगा, जहां पर वो है। क्लियर? राजधानी पाटलिपुत्र, बीच में कुछ समय के लिए विदिशा, जिसे अपन विदिशा भी बोल रहे हैं, कुछ समय उज्जैन भी। तो ये हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसका मतलब यह कि पहले शुरुआत युद्ध या जीतने की क्षेत्र की उत्तर से, उत्तर वाले क्षेत्र को कहा जाता आर्यावर्त। तो सबसे पहली कहलाती उसकी विजय आर्यावर्त की विजय, पहली भी यही है, तीसरी भी यही है। आर्यावर्त का प्रथम जब युद्ध होगा तो 3 राजाओं को हराएगा वो। ठीक। इसके बाद में हो जाएगा दक्षिणापथ, यानी दक्षिण जाएगा, तो दक्षिणावर्त की विजय, वहां के 12 शासकों को पराजित करके आएगा। जब तक साउथ में गया है पता चला नॉर्थ में फिर से विद्रोह हो गया है, अनेक शासकों ने सिर उठा लिया, तो तीसरे नंबर पे फिर उसको पुनः आर्यावर्त की दूसरी विजय करनी पड़ेगी, यानी दूसरा युद्ध या जो भी अपन कह लें, फिर राजाओं को पराजित करेगा। इसके पश्चात में वो सीमावर्ती जो उसके शासक थे उनको पराजित करेगा। 5 के नाम मिलते हैं, समतट, ड्वाक, नेपाल, करतपुर। एक और विजय है उसकी आटविक राज्यों की, यानी जनजाति बाहुल्य। ये मध्य प्रदेश का था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के आसपास का ये जो क्षेत्र है जहां पर जनजाति बाहुल्य था, उनको भी उसने पराजित किया। खास बात यह है कि उसने सभी युद्धों के लिए अलग अलग नीति अपनाई, और इन पर क्वेश्चन मिलता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन उसकी विजयों की कहां से मिल रही है? उसकी प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है, सबसे पहली बात तो। क्लियर? इलाहाबाद वाला स्तंभ, प्रयाग वाला स्तंभ, वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको कि उसने ये सब किए थे। 5 प्रकार से उसने विजयों को बांटा है। एक और छठवा भी टाइप है विदेशी राज्य, लेकिन विदेशी राज्यों के साथ उसने मित्रवत संबंध बनाए, कूटनीतिक संबंध बनाए, उनको जीतने का कोई ऐसा प्रत्यक्ष या गंभीर प्रयास नहीं किया, जो कि उसकी कूटनीति, उसकी डिप्लोमेसी को भी दर्शाता है कि वो समझ चुका था कि नहीं साहब, इन क्षेत्रों पर अपन को ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, अपने क्षेत्र पर नियंत्रण हम रखें। तो ये जानकारियां हमको वहां से मिल रही हैं, प्रयाग प्रशस्ति से। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, इनके प्रति जो नीति उसने अपनाई वो ये थी कि इनको युद्ध में पराजित किया, इनसे कहा कि टैक्स का एक हिस्सा आप हमें देंगे और आप शासन करते रहे। आर्यावर्त की प्रथम विजय।
दक्षिणापथ गया, दक्षिणावर्त वाली जो विजय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है, उसकी सब खास कहलाती है। इनमें दक्षिण के अनेक शासकों के नाम दिए हैं और उनमें से कुछ नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बोले दक्षिण में कहां तक पहुंच गया, तो बताया मैंने आपको कांची। कांची की राजधानी हुआ करती किस वंश की, बोले पल्लव वंश की। उस जमाने में कांची का शासक कौन था, विष्णु गोप हुआ करता था। कई शासकों की जानकारी मिलती है, बोले एक और कोसाल करके प्लेस था, वहां का राजा बोले महेंद्र था। महाकांतार का राजा व्याघ्रराज था, जानकारी मिलती है। वेंगी का राजा हस्तिवर्मन था। कोराल करके प्लेस मिलता, वहां का राजा मंटराज था। पृष्ठपुर का राजा महेंद्रगिरी था। सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, दो तीन ध्यान रखना। कांची ध्यान रखना, वेंगी ध्यान रखना, हस्तिवर्मन। कौशल का मतलब है दक्षिणी कौशल, ना कि यूपी वाला, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के आसपास वाला कोई क्षेत्र है, रायपुर उससे लगा हुआ वहां। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें जो समझने वाला पॉइंट अपने लिए है वो ये है कि साउथ में गया, उसने एक खास नीति अपनाई। ठीक, क्या नीति अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रहण या ग्रहण मोक्षानुग्रह करके। अर्थात उनको युद्ध में हराया और कब्जा कर लिया, यानी ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद उसको मोक्ष भी दे दिया, कहा कि एक काम करो, टैक्स दिया करोगे आप हर साल हमको, हम आपको मुक्त करते हैं। ठीक, और अनुग्रह उनके प्रति बनाए रखा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि साउथ के राजाओं को पराजित किया, उनसे टैक्स लिया, प्रतिवर्ष तय किया, और वापस कहाँ आ गया, नॉर्थ में। क्योंकि वो जानता था या समझ थी उसको कि साहब ज्योग्राफिकल वे में देखा जाए इतने दूर पर नियंत्रण रख पाना थोड़ी सा मुश्किल होगा, कठिनाई होगी। बाद में जो भी ये गलती करेगा शासक, चाहे आप पढ़ें सल्तनत काल में एमबीटी, चाहे और बाद में आप मुगल काल में पढ़े औरंगजेब, ये साउथ में इसी चक्कर में उलझ जाएंगे क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष उन्होंने डायरेक्ट रूलिंग करने का प्रयास किया। क्योंकि इतने दूर से जा पाना, समय लगेगा, सारी समस्याएं हैं। इनडायरेक्ट शासन करना ज्यादा बेहतर है। जिसने इनडायरेक्ट किया, समुद्रगुप्त ने कैसा इनडायरेक्ट किया, हराया, टैक्स लिया वार्षिक, और उनको कहा कि आप लोग खुद ही यहाँ पर शासन करते रहो, राज वगैरह करते रहो। यही चीज आप पढ़ते हो कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने की। यही वजह कि उसकी नीति बड़ी सफल कहलाती है, उसको लाभ भी हुआ और उसका साम्राज्य काफी मजबूत भी रहा। काफी डिप्लोमेटिक वे उन्होंने अपनाया। साउथ के राजाओं को जीतने के बाद में वापस आए तो देखा यहाँ पर कई लोग सिर उठा रहे हैं। यही वजह है कि अब ये जो पॉलिसी थी आर्यवर्त के लिए उन्होंने बदल दी। ठीक, क्या कर देने वाले साहब, आर्यवर्त का उद्धरण प्रसभोद्धरण कर देने वाले हैं। तो ये वाली कहलाएगी अब दोबारा जब युद्ध करेंगे, आर्यवर्त प्रसभोद्धरण। अर्थात आर्यवर्त के राजाओं को उद्धरण ही कर दिया, हटा ही दिया, कब्जा ही कर लिया, डायरेक्ट रूलिंग करेंगे अब कहां पर, नॉर्थ में। कौन, खुद समुद्रगुप्त। अब कोई शासक नहीं रहने वाला है। तो पूछा जाता है कि आर्यवर्त के प्रति उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, प्रसभोद्धरण की। जबकि इससे उलट नीति उन्होंने कहां अपनाई, दक्षिणावर्त वाली नीति का नाम क्या था, ग्रहण मोक्षानु ग्रहण करके ध्यान रख लेना। नेक्स्ट वन, आटविक राज्य। आटविक राज्य परिचारिकी कृत की नीति अपनाई। जैसे परिचर होता ना, परिचर यानी दास, सेवक, भृत्य। इसका मतलब है कि परिचार की कृत सर्व आटविक राज्य की नीति अपनाई, यानी जितने भी अटवी राज्य वगैरह होने वाले उनको अपना सेवक बना लिया साहब जी। ये आटविक जो राज्य था, पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर उसके आसपास का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया था। ठीक, शासन उन्हें ही करने दिया, उन्हीं की पद्धतियों पर उन्होंने अटवी राज्यों, लेकिन उनको अपना सेवक बना लिया ताकि उनकी सेनाओं को साउथ में जब भी आना जाना इत्यादि हो ये परेशान ना करें। यानी शत्रु को पराजित भी कर दिया, अधीन भी कर लिया, मित्र भी बना लिया, उनका राज्य उनको वापस सौंप करके हाँ आप ही रहेंगे, बस ये अधीनता स्वीकार करते रहना। बहुत ही खास डिप्लोमेटिक पॉलिसी कहलाती है। ना केवल युद्धों का विजेता शक्तिशाली,
बल्कि एक महानतम कूटनीति भी हमको देखने को मिलती है किसकी, समुद्रगुप्त की। यही वजह कि अपन वास्तविक संस्थापक बोलेंगे अभी उनको। नेक्स्ट वन, जो सीमावर्ती राज्य थे उनके प्रति कैसी नीति अपनाई उन्होंने, सीमावर्ती राजाओं को पराजित किया, सीमावर्ती राजाओं के प्रति नीति अपनाई सर्व कर दान आज्ञानुकरण, सर्व कर दान आज्ञानुकरण, यानी सब कुछ अपना दान कर दो और हमारी आज्ञा का अनुकरण भी करो। पांच क्षेत्रों की जानकारी हमको मिलती है, कौन कौन से, समतट, द्वाक, कर्तपुर, नेपाल और कामरूप। समतट यानी कि पूर्वी बंगाल जहां आज बांग्लादेश है, द्वाक माना जाता असम के आसपास का कोई क्षेत्र था, कामरूप यानी असम का केंद्रीय हिस्सा, नेपाल पता है अपन को, कर्तपुर पंजाब के पास में माना जाता है। तो यहाँ के जो राज्य थे सीमावर्ती इनको भी अपने अधीन कर लिया, सर्व कर दान आज्ञानुकरण, यानी अपना सब कुछ दान भी करो, टैक्स वगैरह भी दो, हमारे अधीन भी आओ। सर्व में सब आता है, अर्थात आपके घर में जो बच्ची है इत्यादि वगैरह उनका विवाह भी गुप्त शासकों से होने वाला है, और आज्ञा का अनुकरण करने के लिए हमारे राज दरबार में उपस्थित भी हो। ये बाद में जो आप पढ़ने वाले हो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था इत्यादि वगैरह, ये उस टाइप का फॉर्मेशन था। ये पता चलता है कि उस जमाने में वो कितने कूटनीतिज्ञ हुआ करते थे। दैट इज सर्व कर दान आज्ञानुकरण। इसमें क्वेश्चन यही हो जाता है कि किनके प्रति उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, आर्यवर्त के प्रति कौन सी, दक्षिणापथ के प्रति, सीमावर्ती, अटविक के प्रति, ऐसा करके क्वेश्चन होने वाला है। तो ये पांच अपन देख लेते हैं, क्लियर बात है। नेक्स्ट आ जाएंगे, कुछ और भी थे विदेशी राज्य, उनकी भी जानकारी मिलती है। विदेशी राज्य, विदेशी राज्यों में या विदेशी शक्तियों में तीन चार नाम मिलते हैं। पहला तो शकों का, दूसरा कुषाणों का भी मिलता है। ऐसा माना जाता है समुद्रगुप्त का समकालीन केदार कुषाण करके कोई शासक हुआ करता था। पेशावर इत्यादि वगैरह के आसपास में क्षेत्र में वह शासन करता था। तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो समुद्रगुप्त के अधीन आ रहे थे या मित्रवत संबंध थे, बराबरी के संबंध थे, एग्जैक्टली नहीं पता। अलग अलग इतिहासकार कुछ कुछ बताते रहते हैं, थे समकालीन लेकिन। और दूसरी बात है कि उन्होंने कभी अटैक नहीं किया, यदि शायद किया भी होगा तो समुद्रगुप्त ने पराजित किया होगा। उसका मतलब है कि मित्रवत संबंध रहे होंगे, शांतिपूर्ण संबंध रहे होंगे। शक जाने जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है गुजरात क्षेत्र के लिए, सिंध क्षेत्र के लिए। गुजरात और सिंध क्षेत्र में शकों का शासन था। शक बहुत लंबे समय से शासन कर रहे हैं, अभी बाद में भी अपन पढ़ने वाले हैं शकों के बारे में। इसके पहले अपन ने गुजरात, जूनागढ़ इत्यादि में रुद्रदामन पढ़ा हुआ है। समुद्रगुप्त का समकालीन जो शासक माना जाता है रुद्र सिंह थर्ड माना जाता है। खास बात यह कि यही अंतिम शक शासक है, परंतु इनके साथ बड़े मित्रवत संबंध रखे शुरुआत में, बाद में संबंध बिगड़ जाएंगे। और समुद्रगुप्त के पश्चात में रामगुप्त, और उसके ही बाद में जैसे ही चंद्रगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, तो ये रुद्र सिंह थर्ड को अलग ही कर देगा साहब। तो ये अपन पढ़ते हैं, तो रुद्र सिंह थर्ड अंतिम ही हो जाने वाला है। रीजन ये था कि गुप्तों का विवाह भी होने वाला है वाकाटक में, गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्ता, शकों के साथ में बनेगी नहीं उनकी, मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश में शासक रुद्र सिंह के साथ में ही हुआ था, लेकिन वो रुद्र सिंह अलग हैं, जबकि उनको या उनकी हत्या किसने कर दी थी, शक शासक रुद्र सिंह थर्ड ने कर दी थी। यही वजह है कि चंद्रगुप्त की बेटी और दामाद के साथ में यदि इस तरह से किया गया है तो चंद्रगुप्त सेकंड इस बात का जरूर प्रतिकार करेगा, तो शकों को पूरी तरह से साफ ही कर देगा। तो ऐसी जानकारी हमको मिलती है। यही वजह है कि इस उपलक्ष्य में बोले शकारी अकारी उपलब्धि उपाधि वगैरह टाइटल वो धारण करते हैं, तो थोड़ी सा ध्यान रख लेना। चलिए और भी कुछ जानकारी मिलती है। श्रीलंका वाला ध्यान रखना बहुत जरूरी है, समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल, श्रीलंका को क्या बोले थे, सिंहल। श्रीलंका के साथ में अच्छे संबंध उनके रहे,
मित्रवत संबंध थे। ठीक। मेघवर्मन यहाँ के शासक थे, मित्रवत संबंध रखे, डिप्लोमेटिक, अपने दूत तक भेजे उन्होंने। इससे पता चलता है कि बायलेटरल रिलेशनशिप उन्होंने मेंटेन करने का प्रयास किया। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन बौद्ध धर्म के प्रति आस्था अधिक, यही वजह कि उन्होंने अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से कि साहब, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई अर्थात बोध गया में, हम एक विहार बनवाना चाहते हैं, उसका पूरा खर्च वगैरह हम उठवाएंगे, सारी चीजें करेंगे, कृपया आप अनुमति दे दें। और समुद्रगुप्त ने उस बात की अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त के काल में बोध गया में विहार बनवाया गया। किस राजा ने? श्रीलंका का राजा मेघ वर्मन। कई जगह मेघ वर्ण भी लिखा मिलता है अपन को। साथ ही साथ ऐसी जानकारी मिलती है कि इसी काल में बोधि वृक्ष की एक डाल या शाखा भी लेकर वो श्रीलंका गए थे, लगाया था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बोले नहीं, वैवाहिक संबंध भी शायद हुए थे। जावा, जो कि इंडोनेशिया में है, जावा सुमात्रा, वहां पर एक ग्रंथ मिला है, तंत्रिका मांदक। इसमें ऐश्वर्यपाल नामक राजा खुद को समुद्रगुप्त का वंशज कहता है। क्या नाम है बुक का? तंत्रिका मांदक। बोलते ना कामंदक का नीति सार, तंत्रिका मांदक। कौन राजा? ऐश्वर्यपाल। खुद को क्या बता रहा है? अपने आप को किसका वंशज? समुद्रगुप्त का वंशज बता रहा है। तो शायद ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक। अब अपन ने कई बातें कही कि नहीं, शकों को और कुषाणों को पराजित वगैरह किया था कि समुद्रगुप्त ने, तो कैसे कह रहे हो आप? क्या आधार क्या है आपको कहने का? बस यूं ही गप्पा सड़ाका है क्या? नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है, कई शक शासकों के या परवर्ती शक शासकों और कुषाणों के हमको सिक्के मिले हैं। ठीक। शक जाने जाते हैं अपने चांदी के सिक्कों के लिए, पहली बात। इसी तरह कुषाणों के भी सिक्के मिले हैं, उनके सिक्कों को रीप्रिंट किया गया है, और रीप्रिंट करके ऐसा माना गया है कि उस पर समुद्र तथा चंद्र लिखा है। कुछ सिक्के रीप्रिंटेड नहीं, उसके बावजूद भी उस पर लिखा हुआ है समुद्र तथा चंद्र। इससे यह पता चलता है कि शायद ये शासक समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त सेकंड की अधीनता स्वीकार करते थे। इस बात की पुष्टि ना केवल साहित्यिक सोर्सेस से बल्कि पुरातात्विक से भी होती है। ये महत्वपूर्ण कहलाता है अपने आप में। पूछ देंगे आपसे, इतने सारे युद्धों को उसने लड़ा, जीता, यही वजह है कि वी ए स्मिथ ने क्या कहा उनको? भारत का नेपोलियन। इन सब के बाद में माना जाता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया, क्योंकि अब पूरे क्षेत्र में विजय प्राप्त हो गई है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में खासकर राजाओं के द्वारा किए जाने की जानकारी हमें बहुत कम ही मिलती है। समुद्रगुप्त के पहले पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी है। वाकाटक प्रवर सेन के टाइम पर हमको जानकारी मिलती है। और अब समुद्रगुप्त। इसका मतलब है कि वैष्णव धर्म संस्कृति का प्रसार बढ़ रहा था, परंपराएं बढ़ रही थी। समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी मोटे तौर पर या ज्यादा समय के लिए पाटलिपुत्र को ही बनाए रखा। पाटलिपुत्र, पटना, बिहार आज का। अच्छा खासा प्रशासन डेवलप था। उनका सबसे खास प्रिय मित्र, कवि और एक प्रशासनिक पद संधि विग्राहक सचिव के पद पर रहने वाला व्यक्ति था हरिशेन। उन्होंने ही किस प्रशस्ति की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इस बात को ध्यान रखें। एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी पर बड़े डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं।
चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे कोई से भी वनडे एग्जाम। नेक्स्ट वन, तो वीए स्मिथ, बहुत ही फेमस नाम, क्या बोलते हैं? नेपोलियन। मैं मानता हूं कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी अधिक महान था। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं होनी चाहिए, बल्कि नेपोलियन की समुद्रगुप्त से होनी चाहिए, कि भारत का नेपोलियन नहीं साहब जी, बल्कि उसको कहा जाना चाहिए, नेपोलियन को, यूरोप का समुद्रगुप्त कुछ मामलों में। समुद्रगुप्त की पर्सनालिटी बहुत डायनामिक थी, पहली बात। ना केवल वह युद्धों का विजेता था, ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं होती, हिंसा क्रांति ये बड़ी बात नहीं, इसके अलावा एक महानतम कूटनीतिक था वो। ये बहुत बड़ी कमी थी किसमें? नेपोलियन में। वो क्या नहीं था? डिप्लोमेट नहीं था, उसको व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं था। यही वजह है कि स्पेन के नासूर से लेके रशिया तक इत्यादि में वो फंस जाएगा, उलझ जाएगा, और स्पेन का नासूर नेपोलियन का अंत तक कर देगा, वो उलझ के रह जाएगा। नेक्स्ट, नेपोलियन ने सभी को जीतने की कोशिश की, चाहे वो उसके पास के क्षेत्र में हो, चाहे दूर के हो, सभी को पराजित करने, यानी बदले की भावना समुद्रगुप्त में देखने को नहीं मिलता। आपने अभी पढ़ा कि जो विदेशी राज्य थे उनके साथ उसने कूटनीतिक मित्रवत संबंध बनाए, यानी कुछ को जीता, जो कि जरूरी था, और जबकि जो विदेशी थे उनके साथ में उन्होंने मित्रवत संबंध बनाए, बायलैटरल रिलेशनशिप डेवलप की। ये बहुत महान बात कहलाती है। इन सारी चीजों का अभाव था किसमें? नेपोलियन में साहब जी। मेघवर्मन वाली बात आपने पढ़ी, बोधि वृक्ष वाली बात आपने पढ़ी, कुषाणों वाली बात, कुषाणों को भी रहने दिया, लेकिन उनसे कहा साहब अधीनता में आप। ये बहुत बड़ी चीज थी, कोई बदला या इत्यादि वगैरह हमको देखने को नहीं मिलता। नेपोलियन बार बार बदले की भावना से अग्रसर रहने वाला, प्रेरित रहने वाला है। नेपोलियन में भी नो डाउट बहुत ज्यादा एनर्जी थी अपने लक्ष्य के प्रति, परंतु उसका जो सोर्स था वो नेगेटिविटी से आ रहा था। समुद्रगुप्त का जो सोर्स है एनर्जी का, वो एक पॉजिटिविटी से है। तो ये चीजें देखें, समुद्रगुप्त ने केवल अपनी प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त करके देश का एकीकरण किया, अगर आप गौर से देखें तो। जबकि नेपोलियन में साम्राज्य विस्तार की भूख थी, ये बोले साहब यूरोप के मेनलैंड भी जीत लो, और दूसरा का एरिया बोले रशिया भी जीत लो, इंग्लैंड को भी हरा दो, उसको भी जीत लो, जहां जहां शत्रु हैं सबको जीत लो। तो ये जो चीज थी ये अच्छी नहीं थी, और नेपोलियन के पतन के यही कारण थे, और इसके लिए उसने न जाने कई कदम उठाए, चाहे महाद्वीपीय व्यवस्था हो, चाहे रूस पर आक्रमण हो, इत्यादि हो, क्योंकि वो उस नकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित था। समुद्रगुप्त में हमको ये नहीं मिलता। नेपोलियन अनेक मामलों में सहिष्णु नहीं था, समुद्रगुप्त अनेक मामलों में सहिष्णु था। ना केवल वह विद्या का संरक्षक था, वीणा वादनी प्रकार के आपने सिक्के पढ़े, बल्कि इसके अलावा भी आप देखें, उसने इतने डाइवर्सिफाइड देश पर शासन किया जहां विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी के साथ उसने बहुत अच्छा बिहेव किया, धर्म जाति इत्यादि के आधार पर उसने भेदभाव नहीं किया। इसका एक बहुत ही फेमस एविडेंस आपको मैं देना चाहूंगा। वो ध्यान ये रखना है कि उसका जो मंत्री हुआ करता था उसका नाम था वसुबंधु, ठीक? वह बौद्ध था, वसुबंधु बौद्ध मंत्री। जबकि समुद्रगुप्त खुद किसको मान रहा है? बोले वैष्णव है। अलग अलग संप्रदाय हैं ये, अलग अलग पंथ हैं, परंतु किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहा। तो ये चीज है, उसने सभी को दान दक्षिणा दी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बौद्धों को भी दिया, जैनों को भी दिया, वैष्णवों को भी अनेक गांव उसने दान करे। तो कहीं पर भी वो संकीर्णता की भावना से ग्रसित नजर नहीं आता। अगर हम देखें तो नेपोलियन या इत्यादि वगैरह हो, जब शक्ति आई तो चरित्र को लेकर नहीं चल पाए,
शराब, मदिरा, याशें इत्यादि वगैरह में डूब गए साथी। हत्याएं की केवल अपने दम्भ के लिए, अहंकार इत्यादि वगैरह के लिए। समुद्रगुप्त का हमको नहीं मिलता। समुद्रगुप्त के सिक्के भी आपको मिले हैं तो उसकी संगीत या कलात्मक सृजनशील अभिरुचि के मिले हैं। ऐसा कोई अलग एविडेंस नहीं मिलता कि जहां पर उसने बदले की या किसी नकारात्मक भावना से कोई कार्य किया हो। तो युद्धों के मामले में यदि देखा जाए तो नेपोलियन को आप उसके समतुल्य खड़ा कर सकते हो। नेपोलियन तो युद्धों में भी हार जाता है, बाद के युद्धों में उसका पतन ही युद्धों से होता है, वाटरलू इत्यादि वगैरह का आप पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का आप नहीं पढ़ते, इसका मतलब वो युद्धों में भी बराबरी नहीं कर पा रहा किसकी, समुद्रगुप्त की। जबकि बाकी अदर एक्टिविटीज के मामले में, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे व्यवहारिकता हो, चाहे सभी को साथ में लेकर चलना हो, चाहे सहिष्णुता हो, चाहे कला और संस्कृति हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह को लेकर हो, उन मामलों में तो नेपोलियन दूर दूर तक बराबरी नहीं कर पा रहा, चरणों की धूल भी नहीं है। तो इसीलिए मेरा सोचना यह है कि नेपोलियन जितनी महान पर्सनालिटी था, उससे कई कदम आगे कौन था, समुद्रगुप्त था। तो कभी को कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखो तो कुछ इन बातों को जरूर लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि साहब ये बोलना उचित नहीं है कि वह भारत का नेपोलियन है, बल्कि उचित ये होगा कि युद्ध के मामले में नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त है। क्योंकि उपमा किससे दी जाएगी, जो बड़ी पर्सनालिटी है। यही तो उपमेय और उपमान कहलाता है। तो उपमान समुद्रगुप्त है, वह सूर्य के समान है, बाकी तो सब टिमटिमाती हुई चीजें हैं साहब। तो ये चीज है कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी वाइज कुछ ऐसे बताना चाहिए, और उस बिहाफ में लिख करके आपको एंड करना चाहिए। क्लियर। इसके बाद में जो अगला शासक आने वाला है उनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त सेकेंड। ये अपने युद्धों के लिए कम, कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह के लिए ज्यादा जाने जाएंगे, शांति काल के लिए जाने जाते जाएंगे, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जाने जाएंगे। उस बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन इतने को लेकर कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कैसे अपन ने कम से कम शब्दों में इसको समराइज करने का प्रयास किया, वैसे ही समराइज आप करना। और इन बातों को ध्यान रखना, तथ्यों को, फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स वगैरह को, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने जाएं। बाद के शासक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और कल्चर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। तो बन जाएगा अपन को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।